So hello guys, let us start the solutions of JEE Advanced Paper 2020 Paper 1 Section 2। तो इससे पहले हमने 2017 से लेके 2019 तक के पेपर कंप्लीट किए और 2020 का पेपर 1 अभी फ़िलहाल चल रहा है। ठीक है, यहाँ आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलता है और जेन्युइन एक्सप्लेनेशन मिलता है। जिस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाना चाहिए वो तरीका आपको बताया जाता है। और जो PYQs है ये हर एक बच्चे को करना होता है, भले वो बच्चा 30 से 35 नंबर सब्जेक्ट में टारगेट कर रहा हो या फिर 100+ टारगेट कर रहा हो, हर एक बच्चे को PYQs तो करना ही करना है। इससे आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ें रेलेवेंट हैं, कौन सी चीज़ें इरेलेवेंट हैं, आपको ये पता चलता है। तो PYQs आपको मैं रिकमेंड करूंगा, ज़रूर करिएगा। एग्ज़ाम से पहले जब भी आपको मौका मिले आप PYQs ज़रूर कीजिए। ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन ये है कि PYQs आप पेपर के फॉर्मेट में करोगे तो और फ़ायदा होगा। ठीक है, जो मॉक टेस्ट जैसा देते हो तो पेपर के फॉर्मेट में आप PYQs करोगे तो और बेनिफिशियल है। ठीक है, तो और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, मैं अपने कोर्सेज के बारे में आपको बता देता हूँ कि अभी क्या फ़िलहाल स्टेटस चल रहा है कोर्सेज का। तो सबसे पहले अगर आपको कंप्लीट कोर्सेज चाहिए तो आपको CAMIIT ऐप इंस्टॉल करना होगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर आप इसके स्टोर सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, जिसमें कंप्लीट कोर्सेज के बारे में मैं बात करूँगा। फ़िलहाल कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री फॉर JEE 2025 अभी फ़िलहाल रनिंग है ये। हम इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम ऑलमोस्ट ख़त्म कर चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स थर्मोकेमिस्ट्री के बाद केमिकल इक्विलिब्रियम ख़त्म कर चुके हैं और इसका हमारा टारगेट है कि ये अप्रैल 30 अप्रैल से लेकर कुछ डेट मान लो आप 10 मई के बीच में हमारा टारगेट है कि ये हमारा पूरा फिजिकल केमिस्ट्री क्लास 12th का भी फिनिश हो जाएगा। ठीक है, पूरी फिजिकल केमिस्ट्री अप्रैल 2024 अप्रैल की बात कर रहा हूँ। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करूँ तो ये कोर्स कंप्लीट है। ये कोर्स कंप्लीट है, इसमें बस प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स आपके लिए आते रहेंगे। ये कोर्स कंप्लीट हो चुका है और 25 वाले स्टूडेंट्स को भी यही रिकमेंडेड है कि यही कोर्स को वो करें। ठीक है, फिलहाल का ही कोर्स है, कोई बहुत पुराने लेक्चर्स नहीं है। फिलहाल 6-7 महीने पुराने लेक्चर्स हैं, 6-7 महीने भी नहीं हुए होंगे। ठीक है, उतने पुराने लेक्चर्स हैं, आप इसी के साथ आगे कंटिन्यू करिए। प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स इसमें आते रहेंगे, बहुत अच्छे अच्छे एडवांस प्रॉब्लम्स आपको इसमें मैं देता रहूँगा टिल 2025 JEE एडवांस्ड। ठीक है, तब तक आपको इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सिमिलरली IOC अभी चल रही है, 24 वाले बच्चों के लिए भी ठीक है, 25 वालों के लिए भी यही कोर्स रहने वाला है। IOC चल रही है, मेटलर्जी बचा हुआ है, सिर्फ मेटलर्जी बचा हुआ है, एक हफ्ते में वो भी कंप्लीट हो जाएगा और उसमें भी फिर सिर्फ प्रॉब्लम्स ही आएंगे, प्रॉब्लम्स ही आएंगे टिल JEE एडवांस 2025। तो ये हाईली रिकमेंडेड कोर्सेज हैं और 24 वाले स्टूडेंट्स को कंप्लीट प्रॉब्लम सॉल्विंग ये कोर्स मैं रिकमेंड करता हूँ, जिसमें 24 वाले स्टूडेंट्स के लिए 600+ एडवांस प्रॉब्लम्स हम टारगेट कर रहे हैं। 600+ एडवांस प्रॉब्लम्स ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे आपके फाइनल डेज में। ठीक है, 600+ एडवांस प्रॉब्लम्स के ऐसे डिटेल सोल्यूशन आपको मिलेंगे और वो प्रॉब्लम्स भी एक से बढ़कर एक प्रॉब्लम्स हैं। आप करेंगे, आपको बहुत मज़ा आएगा वो प्रॉब्लम्स करके। तो ये रिकमेंडेशंस है मेरी। अब आते हैं सीधे पेपर 1 के सेकंड सेक्शन में, दैट इज सेक्शन 2, एंड दिस ब्रिंग्स अस टू द फर्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज फ्रॉम थर्मोडायनेमिक्स आई गेस। यस, तो ये थर्मोडायनेमिक्स पे है सवाल। क्या बोला जा रहा है इन थर्मोडायनेमिक्स? PV वर्क डन इज गिवन बाय, PV वर्क हो रहा है, PV वर्क का फॉर्मूला बताया है -P एक्सटर्नल डेल्टा V, बट इंटीग्रेट किया जा रहा है, इसको इंटीग्रेट किया जा रहा है। तो इससे ये समझ में आता है कि P एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है। ठीक है,
इससे आप क्या पता कर सकते हो, इस इंटीग्रेशन साइन से क्या पता कर सकते हो कि P एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट, दिख रहा है। और यदि ये कांस्टेंट नहीं है तो इसका सीधा मतलब यही है कि यार प्रेशर जब वेरिएबल होता है, हर पॉइंट पे प्रेशर चेंज होता है, P एक्सटर्नल कांस्टेंट नहीं है। ऐसा कब होता है? अरे ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में होता है भाई, ऐसा रिवर्सिबल प्रोसेसेस में होता है। बिकॉज इरिवर्सिबल प्रोसेस में तो P एक्सटर्नल हमेशा कांस्टेंट होता है, बट रिवर्सिबल प्रोसेस में हर एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, हर एक स्टेप के बाद P एक्सटर्नल इन्फिनिटेसिमल चेंजेस आते रहते हैं। तो P एक्सटर्नल का हमें वॉल्यूम के साथ एक रिलेशन यूज करना होता है, फिर उसको इंटीग्रेट करके निकालते हैं। थर्मोडायनेमिक्स बहुत तगड़े तरीके से पढ़ाया है आपको, तो ये बहुत आराम से आप कर लेंगे, ठीक है। तो रिवर्सिबल है, ये बात समझ आ रही है। क्या कोई और प्रोसेस स्पेसिफिक कंडीशन लगा है क्या? यहां पर नहीं लगा है, सिर्फ यही समझ में आ रहा है बिकॉज वर्क का ये फॉर्मूला तो सदाबहार फॉर्मूला है। उसके बाद इसमें सिर्फ इंटीग्रेशन का साइन लगाकर ये बता रहा है कि प्रेशर एक्सटर्नल इज नॉट कांस्टेंट, तो इससे ये समझ आता है कि रिवर्सिबल है और कोई कंडीशन नहीं लगी अभी, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है? फॉर अ सिस्टम अंडर गोइंग अ पर्टिकुलर प्रोसेस द वर्क डन इज। अच्छा, अब ये कोई सिस्टम है, कोई प्रोसेस कर रहा है, वर्क के लिए ये रिलेशन लगा दिया है। जैसे मैंने बताया आपको P और V के बीच में कोई रिलेशन होगा, उस रिलेशन को यूज करके फिर इंटीग्रेट किया जाता है। तो ये कह रहा है कि ये रिलेशन है, बस ये कह रहा है ये रिलेशन है। सर हमने तो ये रिलेशन पढ़ा है, PV इज इक्वल्स टू nRT, हमने तो ये रिलेशन यूज किया है। ये आइडियल गैसेस के लिए आपने किया है, यहां पर भी इसने प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन ही बताया है, बट ये वॉन डर वॉल इक्वेशन यूज करा है। क्लियर दिख रही है बात? वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स यूज करा है इसने। अब ये कैसा होता है ये आपको पता ही है, P प्लस ए बाय वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू RT फॉर 1 मोल। आई एम टॉकिंग अबाउट 1 मोल के लिए। इससे P निकालोगे V के टर्म्स में तो कुछ ऐसा ही आएगा। तो ये बात समझ आ गई कि ये आइडियल गैस नहीं है, ये रियल गैस है, या फिर जरूरी नहीं है गैस, क्योंकि वॉन डर वॉल इक्वेशन तो स्टेट्स का इक्वेशन होता है। पढ़े हैं ना इस बात को? लिक्विड के लिए भी लगता है, सॉलिड के लिए भी लगता है। इवन जब हम लिक्विफिकेशन पढ़ते हैं, एंड्रयूज आइसोथर्म पढ़ते हैं, वहां भी हम वॉन डर वॉल इक्वेशन को यूज करके कुछ सिमिलैरिटीज प्रूव करते हैं एक्सपेरिमेंटल और थ्योरेटिकल रिजल्ट्स में। तो ठीक है, इतनी बात ही समझ में आती है। अब चलो देखते हैं ऑप्शंस। सो दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू सिस्टम दैट सैटिस्फाइज द वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स, ट्रू, बिल्कुल सीधी बात। प्रोसेस दैट इज रिवर्सिबल एंड आइसोथर्मल, क्या रिवर्सिबल आइसोथर्मल के लिए ये एप्लीकेबल है? अरे बिल्कुल है, क्यों नहीं है। रिवर्सिबल होना चाहिए बस, आइसोथर्मल हो, एडियाबैटिक हो, आइसोकोरिक हो, कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोई कंडीशन लगी नहीं है यहाँ पे। ये तो सदाबहार फॉर्मूला था, बस इस P एक्सटर्नल की जगह जब हमने ये लिखा, इससे ये समझ आया कि ये आइडियल गैस नहीं है, ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो वॉन डर वॉल इक्वेशन ऑफ स्टेट्स को फॉलो कर रहा है। बाकी प्रोसेस स्पेसिफिक बात तो हुई नहीं है, प्रोसेस स्पेसिफिक बात तो हुई नहीं है। तो रिवर्सिबल आइसोथर्मल बिल्कुल ठीक है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक बिल्कुल ठीक है। इरिवर्सिबल कांस्टेंट प्रेशर, जब यहां इरिवर्सिबल बोल दिया, यहां बात गलत हो गई, और इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज नॉट फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज रिपोर्टेड एज A, B एंड C। ये करेक्ट आंसर है। कैसा क्वेश्चन है? ठीक क्वेश्चन है। जो रट्टू तोता जैसे कुछ भी फॉर्मूला याद करके आते हैं, उनको ये कष्ट दे सकता है, ठीक है, बिल्कुल कष्ट देगा उनको। ऑल्दो जो बच्चा कॉन्सेप्चुअली पढ़ा है उसके लिए काफी आसान है, लेकिन क्वेश्चन को ओवरऑल आप आसान नहीं बोल सकते इस क्वेश्चन को, क्योंकि रट्टुओं का ये सब क्वेश्चन में कुछ नहीं होता। वो फिर वही ढूंढते रह जाते हैं, अरे मेरी फॉर्मूला लिस्ट का कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ, उनका दिमाग वहीं चलते रहता है। अरे जो मेरे मास्टर ने मेरे को फॉर्मूला लिस्ट दी थी, हैंडबुक दिया था, उसका कौन सा फॉर्मूला लगेगा? कोई सा नहीं लगेगा भाई, ठीक है, कॉन्सेप्ट लगेगा, वो पढ़े हो तो बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से एसिडिक स्ट्रेंथ पे सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी,
मजाक में नहीं लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, डेटा बेस्ड है। तो अगर आपको इनका डेटा पता है तो बन पाएगा, अदरवाइज एक आध ऑप्शंस तो आप गलत कर ही बैठोगे। 4 कंपाउंड्स दिए हुए हैं, ऑप्शन पढ़ते हैं डायरेक्ट, और पूछ रहा है कि करेक्ट स्टेटमेंट्स क्या हैं इन ऑप्शंस के लिए। ये 5 दिए हुए हैं। द एसिडिटी ऑफ कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन इन कॉन्जुगेट बेस। ठीक ही बात है, इसका कॉन्जुगेट बेस जो होगा वो रेजोनेंस तो करेगा, करेगा ना रेजोनेंस। ये देखिए ट्राइफेनाइल एनायन है ये, ऐसा ये रेजोनेंस तो करेगा बिल्कुल। और अगर आप देखें तो ये कितने कार्बन्स में ये माइनस इस कार्बन को अगर छोड़ दें तो तीनों रिंग्स की तरफ जाकर रेजोनेंस कर रहा है ना। बहुत बढ़िया तरीके से रेजोनेंस कर रहा है। ये माइनस इधर जाकर इसमें बैठेगा, फिर इसमें जाएगा, फिर इसमें जाएगा, इसी तरह से यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ, ये हर पोजीशंस में ऐसे रेजोनेंस कर रहा है। तो थोड़ा तो एसिडिक हो जाएगा, थोड़ा तो एसिडिक हो जाएगा। ऑल्दो अगर आप देखो तो देखो अब डेटा बेस्ड है, अगर आपको थोड़ा बहुत डेटा का आइडिया होगा तभी आप कर पाओगे। देखो जब भी आप कार्बन से हटाते हो ना, जब भी आप कार्बन से हटाते हो H को, तो वो कोई खास एसिडिक होता नहीं है, नहीं होता, खास एसिडिक नहीं होता। हाँ अदरवाइज अगर आपके पास कुछ ऐसा एक्टिव मिथिलिन ग्रुप है और फिर आप यहां पर 2-2 ऑक्सीजन के पास वो माइनस जा रहा है तो बात अलग है, तब ठीक है, तब उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ आपने देखी है ठीक ठाक थोड़ी रहती है, पीके 10 के आसपास झूलता है। बट अगर वो कार्बन पे माइनस है और वो रेजोनेंस करके मान लो कार्बन पे ही जा रहा है, जैसे बेंजाइलिक आपके पास कार्बन है और ये माइनस कार्बन पे ही जा रहा है, तो ये कोई खास पीके नहीं होता इसका, 40-40 के आसपास ही होता है, कोई खास पीके नहीं होता इसका, क्योंकि कार्बन का माइनस कार्बन पे घूम रहा है तो ठीक है, कंपैरेटिवली दूसरे कार्बेनायन से वो अच्छा है, बट इनसे उसका कोई तुलना नहीं है, अल्कोहल से उसका कोई तुलना नहीं है। समझ पा रहे हैं बात? तो अच्छी बात है, माइनस रेजोनेंस कर रहा है तो उसके सेहत के लिए अच्छा है, बट वो इतना तंदुरुस्त नहीं हो जाएगा कि आप बोलो कार्बोक्सिलिक एसिड से टक्कर ले लेगा, वो सल्फोनिक एसिड के जैसा हो जाएगा, फिनॉल से टक्कर ले लेगा ना, ऐसा नहीं होता। डेटा थोड़ा पता होना चाहिए आपको। दूसरी बात ये है, यहां पर देखो जब ये माइनस आप बोल रहे हो और यहां पर 3 आप पीएच लिख रहे हो, मैं पीएच बस लिख दे रहा हूं, आपको फील खुद हो जाएगा। अब बेटा अगर ये माइनस प्रॉपर रेजोनेंस करेगा, बहुत प्रॉपर रेजोनेंस अगर ये कर पाएगा, प्रॉपर रेजोनेंस अगर करेगा सोचो, तो फिर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी और फिर इन तीनों को ना प्लेनर होना पड़ेगा, और ये एक कष्ट का विषय है, तीनों को प्लेनर होना पड़ेगा। 3 बड़े बड़े रिंग्स हैं, तीनों को प्लेनर होना पड़ेगा। इस वजह से जितना सुंदर आप सोच रहे हो इसमें रेजोनेंस हो रहा है, उतना सुंदर रेजोनेंस इसमें होता नहीं, उतना सुंदर रेजोनेंस नहीं होता। ये बात इसके पीके वैल्यू से पता चलती है। एग्जैक्ट वैल्यू तो मुझे ध्यान नहीं आ रही, बट 30-35 के ऑर्डर में रहती है इसकी जो पीके वैल्यू है ना, वो करीब 30-35 के आसपास रहती है। इससे आइडिया हो जाएगा, दिक्कत नहीं है। एग्जैक्ट नंबर मैंने आपको पहले ही बताया था, याद रखने की जरूरत नहीं है। ये कुछ इसका डेटा है। अच्छा ये, अरे ये तो बहुत बुरा है यार, ये फिनाइल H है, फिनाइल हाइड्रोजन है यार, ये बहुत बुरा है। ठीक है, ये 45-45 के आसपास, 40 से 45 के बीच में पीके होती है इसकी। थोड़ा एक बार आप फिर भी जो आपके कॉपी में डेटा लिखा है वो देख लीजिएगा। ये भाई साहब 50 के आसपास 50 के आसपास होता ही है। ये आप CH3 माइनस बना रहे हो, मिथाइल एनायन, ठीक है। हाँ ये थोड़ा ठीक है क्योंकि एरोमेटिक हो जाता है माइनस। इस H का जो पीके होता है ये 15-16 के आसपास होता है, तो ये काफ़ी बढ़िया है। और ये तुम्हारा एसिटिलीन है, इसका sp कार्बन पे माइनस है, पीके 25 के अराउंड होता है। तो ये आपके पास पीके वैल्यूज हैं। ये जितना सुंदर लग रहा था उतना सुंदर नहीं है, इस बात को मान लीजिए। ये तो वैसे भी आपको अच्छा लग नहीं रहा था, बेंजाइलिक है नहीं है, फिनाइल है। बेंजाइलिक भी होता तो कुछ खास फर्क पड़ता नहीं, क्या ही फर्क पड़ता। अब ऑप्शंस देखते हैं। बोला जा रहा है कंपाउंड 1 इज ड्यू टू डीलोकलाइजेशन। हाँ ये बात ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, डीलोकलाइजेशन की वजह से थोड़ा बेहतर हुआ है,
बट बहुत सुंदर भी नहीं हो गया है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ कंपाउंड 4 इज एरोमेटिक। देखिए, तो सेफ ऑप्शन में अगर आपको खेलना है तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 आप खेल सकते हैं। कंपाउंड 2 becomes more acidic when it has a nitro group। अरे बाप रे, ये तो और आसान है, देख लो, एकदम बढ़िया से तीनों ऑप्शन एकदम सेफ हैं, आप खेल सकते हैं। ऐसे सवालों को सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूं, क्योंकि ये जो ऑर्डर है ना, इसमें बच्चे गड़बड़ कर सकते हैं। गड़बड़ क्या कर सकते हैं, देखो, चलो मान लिया बच्चों को पता रहता है ये एरोमेटिक बन रहा है तो सबसे अच्छा ये है, चलो मान लिया, लेकिन बच्चा ना पक्का कंफ्यूज होगा ऑप्शन 1 और ऑप्शन 5 में, इसमें पक्का कंफ्यूजन आएगी। चलो ये भी मान लिया मैंने कि आप बोलोगे ये सेकंड लास्ट होगा और ये लास्ट होगा, लेकिन इन दोनों में कंफ्यूजन आएगी, और अगर ऐसी कंफ्यूजन आती है, 3 ऑप्शन ऑलरेडी आपके एकदम सही हो चुके हैं, तो मत टच करो। बहुत ज्यादा होगा तो क्या होगा, 4 की जगह 3 मार्क्स मिलेगा, 3 मार्क्स लेके चले जाओ, अदरवाइज -2 हो जाएगा, 5 नंबर का लॉस है, समझिए। 3 तो नहीं मिला, साथ में -2 भी हो गया। तो ये सब चीजों को थोड़ा सा दिमाग से चला के करिए, ठीक है, दिमाग चला के करिए। अच्छा, वैसे मैं तीसरे ऑप्शन के लिए बता दूं, ऑल्दो ये स्कूल लेवल का एक ऑप्शन है कि NO2 जैसा खींचने वाला ग्रुप अगर आप लगाते हो तो कुछ भी करके वो खींचेगा, वो -R से भी खींचता है, -I से भी खींचता है, बट यहाँ वो माइनस चार्ज रेजोनेंस में नहीं जा रही है, मानता हूं मैं, लेकिन वो -I से तो खींचेगा, -I से तो खींचेगा वो, और -I से खींचेगा तो क्या कंपाउंड 2 ज्यादा एसिडिक हो जाएगा, बिल्कुल ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। ये हो गया, बट जो करेक्ट ऑर्डर है वो बता रहा है 1 सबसे अच्छा बोल रहा है, 1 को देख लीजिए, यहाँ पे आ गई ना दिक्कत, आ जाती 1 सबसे अच्छा है ना, ना 1 तो इससे भी बुरा है भाई। करेक्ट ऑर्डर मेरे हिसाब से है 4th देन 5th, 4th देन 5th देन 1 and then 2 and at last 3rd। this is the correct order, दिस इज इनकरेक्ट। तो इसको छूना भी नहीं है, देख लो +4 मिल जाता अगर आप इसको छूते भी नहीं तो, ठीक है। और बुरे सी बुरी स्थिति में मैंने बताया 3 तो मिलता ही मिलता अगर आप उस ऑप्शन को छोड़ते तो, ठीक है। दोनों क्वेश्चन अच्छे थे भाई, 2020 का पेपर कंपैरेटिवली बहुत बढ़िया था, दोनों क्वेश्चन अच्छे थे। चलिए अब इस पे आते हैं थोड़ा, अब ये PQRS ये सब बताना है, रिएक्शंस तो मुझे काफ़ी आसान और स्टैंडर्ड रिएक्शन दिख रहे हैं, बहुत बार बनाए हुए ऐसे क्वेश्चंस। चलो देखा जाए, एक बार करते हैं। इसके लिए मुझे थोड़ी स्पेस यहीं कर लें, क्या बन जाएगा, यहीं कर लेते हैं। देखिए अपन यहाँ पर ना Q, R और S डिटरमाइन करेंगे। सबसे पहले इसका एक्शन AlCl3 में आप बहुत बार पढ़ चुके हैं क्या होता है। AlCl3 इधर आता है ऐसा, O पर प्लस, इस पे माइनस जनरेट होता है फॉर्मल वाला, ये बॉन्ड ऐसे टूटता है, टूटते ही एक एसाइल कैटायन जनरेट हो जाता है कुछ इस तरह से। अगर आप ये रिएक्शन अभी जिंदगी में पहली बार देख रहे हैं ना, तो आपने तैयारी थोड़ी कच्ची करी है, क्योंकि ये मेंस में कितनी बार ये रिएक्शन पूछा गया है, और एडवांस में भी अपन ने देखा 1-2 बार ये रिएक्शन आया हुआ है, और कॉपी में भी ये पढ़ लेते हो, बहुत आसान रिएक्शन है। ये बनता है बेटा, इसके बाद इस पे डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस आ गया, ठीक है। फिर ये ना बेंजीन के पास जाता है और बेंजीन के साथ नॉर्मल ESR करता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये बॉन्ड टूटती है और जो H का लॉस होता है, क्योंकि H ही सब्स्टिट्यूट होता है ना यार ESR रिएक्शन में, तो जो H सब्स्टिट्यूट होता है वो ये O माइनस उस H प्लस को लेता है। तो अगर प्योर बेंजीन के साथ ये रिएक्शन हो तो देखो बनने वाली चीज क्या है, देखो ये कार्बन गया, इस पे सब्स्टिट्यूट हुआ, H मिल गया इसको O माइनस को, AlCl3 अलग, एक कार्बन 2 कार्बन तीसरे कार्बन पे COH, एक कार्बन 2 कार्बन तीसरे कार्बन पे COH। एकदम ऐसे बच्चों की तरह गिनना इनको, पक्का बच्चों की तरह गिनिए, बिल्कुल गिनने में गलतियां होती हैं इसमें, बता रहा हूं मैं। फिर 4 का 5 कार्बन कर देते हो, अरे यार वहां एक कार्बन बढ़ गया, और ऑप्शन में भी रहेगा वो, और पक्का फिर वो एकदम सड़े से क्वेश्चन को गलत करके आ जाओगे, और कार्बन काउंट करने में गलतियां होती हैं, नहीं करना है, एकदम आराम से बच्चों की तरह गिनिए, 1 2 फिर तीसरे पे COH, तो 1 2 तीसरे पे COH, ऐसा,
ठीक है, प्रोसीजर समझ आ गया। तो यहां पर क्या होगा, अब यहां पर एक बहुत ही मामूली सा कॉन्सेप्ट है, यूज होगा। जब भी टर्ड ब्यूटाइल लगा हुआ है, जब भी टर्ड ब्यूटाइल लगा हुआ है, इसके आजू और बाजू के पोजीशंस को छोड़ दीजिए, मत लगाइएगा कभी। यहां और यहां कभी भी मत लगाइएगा ग्रुप्स को। आप भले आप ये बोलें कि सर ये तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, देखो पैरा पे तो ये लगा हुआ है, मैं ऑर्थो पे लगाऊंगा, मत लगाइए ऑर्थो पे, ऑर्थो पे मत लगाइए। ठीक है, आपको इस पोजीशन पे लगाना है, इसके आजू बाजू कभी नहीं लगानी चीजों को, इस पोजीशन पे लगाइएगा। क्या फर्क पड़ता है, ये भी तो काइंड ऑफ एक्टिवेटर है, ये देखो 2 हाइड्रोजन लगे हुए, अगर आप ध्यान से देखो तो ये भी ग्रुप एक्टिवेट करेगा। अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं ये थोड़ा डीएक्टिवेटेड साइट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर मैं आपको यहां बनाकर दिखाऊं तो ये जो ग्रुप तुम्हारे पास टर्ड ब्यूटाइल है, ये तो एक भी अल्फा एच प्रोवाइड नहीं कर रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर आप यहां पर देखो तो ये आपको 2 अल्फा एच प्रोवाइड कर रहे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो भाई ये ज्यादा बेटर डायरेक्टर हुआ ना, ये ज्यादा बेटर डायरेक्टर हुआ, और ये डायरेक्ट कर भी इस पोजीशन पे रहा है। लेकिन क्या है, हमको ये बड़ा सा ग्रुप दिखता है तो हमको लगता है वही ज्यादा डोमिनेटिंग डायरेक्टर है, ऐसी बात नहीं है। ये 2 अल्फा एच हैं, ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन भेज रहे हैं हाइपर कॉन्जुगेशन के थ्रू, और इस पोजीशन पे आने को मजबूर करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को। और ये तो कह ही रहा है कि भाई कहीं भी लग जाओ, मेरे आजू बाजू लगोगे, मैं बहुत मार मारता हूं, नहीं लगना मेरे आजू बाजू। ठीक है, तो इस वजह से जो इलेक्ट्रोफाइल लगाओगे वो यहां लगाओगे। हाँ, फिर रिंग सब्स्टिट्यूशन करना है तो बात अलग है, फिर वो रिंग बनानी है तो रिंग बना दो, उसमें दिक्कत नहीं है, बट पहला चॉइस ये कभी नहीं होगा। ध्यान रखेंगे, इस क्वेश्चन के थ्रू एक नई बात आपको हो सकता है पता चली हो, उस चीज का ध्यान रखेंगे। तो बेटा प्रोडक्ट क्या बना, बनाए ये ऐसा, ये टर्ड ब्यूटाइल बना देते हैं। यहां पर 5 मेंबर की रिंग है, यहां भी 2 मिथाइल लगा हुआ है, क्या बात है। देखो 2 मिथाइल लगाकर भी ये बता रहा है कि इधर का अल्फा एच भी नहीं है आपके पास, तो ये पोजीशन पे भी नहीं लगाने का। यही 2 अल्फा एच है तो ये पोजीशन अच्छी है, यहां लगाइए। सी डबल बॉन्ड ओ, 1 कार्बन 2 कार्बन, तीसरे कार्बन पे COOH। इतनी बात समझ आ गई। ये है तुम्हारा Q, ये है तुम्हारा Q। डन, दिस इज Q। आगे बढ़े, अब आगे बढ़ते हैं। क्यू, क्यू कहीं बताया है क्या ऑप्शंस में, एक बार क्यू देख लेते हैं। क्यू इज दिस, तो क्या कोई ऑप्शन सही हो रहा है, क्योंकि क्या बहुत सारे फिगर बन जाएंगे ना तो फिर दिखेगा नहीं। तो ये बोला है क्यू, यही है क्या क्यू, देखो चेक करो, इज दिस द क्यू वी आर टॉकिंग अबाउट। यहां पर CO 1 2 3, ये चौथे कार्बन पे लगाया है। कहीं मैंने तो नहीं गलती कर दी, ये अच्छा ठीक तो है, ये 1 2 तीसरे कार्बन पे तो लगाया है, ठीक तो है, ठीक है ठीक है। ये देखिए एक, ये तो अलग है, 1 2 और तीसरे कार्बन पे, 1 2 और तीसरे कार्बन पे, और इसी पोजीशन पे लगाया है, यही चीज ये चेक करना चाह रहा होगा। तो क्यू तो हमारा सही है, क्यू हमारा सही है बिल्कुल। अब आते हैं आर पे, आर के लिए भी कोई ऑप्शन है, हाँ है। अब देखो आर की जब बात होगी बेटा, तो क्यू तो तुमने बनाया, अब आर की बात होगी। आर में क्या किया जा रहा है, पहले तो जिंक अमलगम डाला है तो नॉर्मल क्लेमेंसन रिडक्शन होगा। देखो क्यू सही बनाया ना तो फिर आर में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी, क्यू ही मेन था यहाँ पर, वो पहला स्टेप में बच्चे गलती करते। क्यू बन गया तुम्हारा C डबल बॉन्ड ओ दिस 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 एंड COOH, COOH ये तो बन गया है। जब तुम क्लेमेंसन रिडक्शन करोगे तो तुम्हारा ये जो कार्बोनिल है ये रेड्यूस हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में, दैट्स इट, ये कार्बोनिल रेड्यूस हो जाएगा हाइड्रोकार्बन में। और उसके बाद जब आप H3PO4 जो कि एक शक्तिशाली डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को ऐसा प्रोटोनेट करेगा और ऐसे निकालेगा पानी। अब इधर से पानी निकलेगा तो फिर से एसाइल कैटायन जनरेट हो जाएगा, दिख गया, देखो 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 एसाइल कैटायन। बाजू में रिंग भी है, बाजू में रिंग है, इधर एसाइल कैटायन है। अब कोई और चॉइस हमारे पास नहीं है
तो आप बिल्कुल अब इस पोजीशन पे लगा सकते हो, इस पोजीशन पे लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो क्या होता है ना, जब ये अब यहाँ पर लगेगा तो रोटेशन भी थोड़ी रेस्ट्रिक्टेड है, रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है तो ठीक है, अलाउड है, लगा सकते हो आप। ऑल्दो पहली चॉइस यही थी, और अब आप सोचोगे नहीं सर मैं इधर रिंग बना दूं, ऐसा ब्रिज बन जाए। अरे बेटा इतने सारे sp2 कार्बन एटम्स हैं, ब्रिज कहाँ से बनाओगे, ब्रेट्स रूल वायलेट हो जाएगा। तो कोई चारा नहीं है, आप यही करेंगे तो बिल्कुल ये करिए। तो Q समझ आ गया क्या है, Q है, मैं इसी में Q बना देता हूँ। ये ESR कर लेगा, इंट्रामोलिकुलर ESR, बहुत फेमस बात है, इंट्रामोलिकुलर ESR कोई नई चीज तो है नहीं। सो इट विल बी लाइक दिस। तो यहां पर बना 1 2 3 4 5, 5 मेंबर के 2 रिंग्स बन गए हैं। चेक करते हैं, चलिए R क्या दिया हुआ था, अरे ये तो 6 मेंबर का रिंग बन रहा है। हमने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या, हमने कुछ गड़बड़ लिखा है क्या? हाँ, 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर का रिंग है, ठीक है, लिखा ठीक है, काउंट गलत कर रहा था। 6 मेंबर का रिंग है, C डबल बॉन्ड एकदम इस बाजू में है। सही बात है क्या? ना, गलत है, देखो ये गलत है, दिस इज नॉट करेक्ट। C डबल बॉन्ड शुड बी हियर, नॉट देयर। तो ये R जो है वो गलत है। अब आते हैं S पे, और S के लिए हमारे पास ऑप्शंस भी इन्होंने दिए हुए हैं 2। चलिए आसान है, बन जाएगा। क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं था, बट हाँ गलती के चांसेस थे, मानता हूं गलती के चांसेस इसमें भी थे। सो R मेरे पास कुछ ऐसा आ चुका है, दिस विथ टर्ड ब्यूटाइल, 5 मेंबर्ड रिंग, 2 मिथाइल इधर, यहाँ एक 6 मेंबर्ड रिंग लाइक दिस, और यहाँ C डबल बॉन्ड हो, दिस इज अवर R, ओके। अब क्या किया गया बेटा, इसमें ग्रिग्नार्ड डाल के प्रोटोनेट कर दिया गया है। तो ग्रिग्नार्ड तो यहां पर ही अटैक करेगा, ये आपके पास न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा ग्रिग्नार्ड। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन करेगा तो ये O माइनस हो जाएगा और ये CH3 हो जाएगा, एंड देन O माइनस विल गेट H प्लस फ्रॉम द प्रोटोनेशन पार्ट। तो ये OH हो जाएगा आपका ऐसा एल्कोहल, एंड देन यू हैव नॉर्मल इवन एलिमिनेशन है, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट किया गया है, तो इवन एलिमिनेशन है, बस सिंपली ये प्रोटोनेट होकर ऐसे उड़ा दो, यहाँ प्लस ले आओ, और सिंपल सी बात है बेटा, एकदम मेंस लेवल का क्वेश्चन है ये। और यहाँ पर अब आप H हटाकर डबल बॉन्ड बना सकते हैं, दिस विल बी योर S, दिस विल बी योर S, डबल बॉन्ड इस पोजीशन पे लगेगा। और ऑप्शंस को अगर देखा जाए, तो ऑप्शन को देखा जाए तो ये देखिए, ऑप्शन ए जो है वो गलत है, दिख गया, ऑप्शन ए गलत है, ये यहां डबल बॉन्ड लगाया है, इट शुड बी हियर, इट शुड बी हियर। तो ऑप्शन डी एक सही आया है हमारा, ऑप्शन डी सही आया है, एंड एक क्या सही आया था, क्यू सही आया था शायद, हाँ क्यू सही आया था। सो बी एंड डी आर द करेक्ट चॉइसेस फॉर द गिवन क्वेश्चन। ये दोनों में गलतियां हैं, यहां पर ये CH3 का गलती है और ये CO इधर रहना चाहिए था, तो दीज टू आर नॉट करेक्ट। तो इसको कैसे रेट करेंगे? अगर आपको बस ये कॉन्सेप्ट पता था कि टर्ड ब्यूटाइल के बाजू में नहीं लगाना है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, ठीक है, तब ये क्वेश्चन बहुत आसान था, अदरवाइज वो गलती एक हो सकती थी, मानता हूं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th 11th एंड 12th, 3 more questions are there. So question number 10th it says, ये क्या है, थोड़े छोटे छोटे लग रहे हैं, इनऑर्गेनिक के हैं, अगर आपको आता है इनऑर्गेनिक तो काफी आसानी से हो जाते हैं ये। सो FeCl4 हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, सबसे पहली चीज करेक्ट स्टेटमेंट्स हमको बताना है। तो FeCl4 माइनस का टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगा क्या? अरे बिल्कुल, और क्या होगा यार, Fe है, FeCl4 माइनस। सो सबसे पहले आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि ये फेरिक आयन है, और फेरिक आयन मतलब S0D5 कॉन्फ़िगरेशन, और बेटा D5 कॉन्फ़िगरेशन है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में या तो हाइब्रिडाइजेशन DsP2 हो सकती है, या तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो सकती है, या फिर D3s हो सकती है। D3s की कोई चांस नहीं है, d ऑर्बिटल भरा हुआ है। DsP2 तब होता जब ये लाइगेंड आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड होता, वो पेयरिंग कराता, अंदर का एक d ऑर्बिटल अवेलेबल कराता, बट क्लोराइड तो एक हल्का फुल्का लाइगेंड है,
पेयरिंग वेयरिंग करा पाना इसके बस की बात नहीं है। इस वजह से ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री लेगा, बिल्कुल ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही लेगा विथ हाइब्रिडाइजेशन sp3। सिंपल क्वेश्चन, तो ये करेक्ट एक नंबर आपको ऐसे ही मिल गया। देन कम्स दिस हैज टू ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। चलिए इसकी ज्योमेट्रिकल आइसोमर पे बात करते हैं। इट इज CO EN। तो EN में एक इस साइड पहले लगा के फिक्स कर देता हूं, ये हमेशा ऐसे इस पोजीशन में लगेंगे। EN डाइडेंटेट लाइगेंड है। 2 अमोनिया 2 क्लोरीन। अरे बड़ा सिंपल है बेटा, ये देखो 2 अमोनिया, अमोनिया अमोनिया जो है ये ट्रांस में है, पहली पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, ये EN लगा के फिक्स करो पहले इधर। अमोनिया अमोनिया अब ना होकर Cl और Cl ट्रांस में है, दूसरी पॉसिबिलिटी। अलग हो गया ना, Cl Cl ट्रांस में। तीसरी पॉसिबिलिटी, कोई ट्रांस में नहीं है, सिमिलर चीजें ट्रांस में नहीं है। ये देखिए इधर अमोनिया है और इधर Cl है, इधर एक अमोनिया है और इधर Cl है। क्या आपको समझ आ रहा है कि ये तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, इस मॉलिक्यूल के तीनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। आप चेक कर सकते हैं, अगर आपको पता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कैसे देखते हैं तो समझ आ जाएगा कि ये गलत ऑप्शन है, ये गलत ऑप्शन है। देन FeCl4- has higher spin only magnetic moment than this। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट की बात हो रही है। अभी हमने देखा भाई ये D5 है, मजाक नहीं है, ये D5 है, D5। और इसकी बात करी जाए अगर, ये कोबाल्ट का +3 कॉम्प्लेक्स है, कोबाल्ट का +3 है, ये चेक करो अगर आप। जी हाँ, कोबाल्ट का +3 है। कोबाल्ट का +3 मतलब D6 और स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हैं ये, EN और अमोनिया स्ट्रॉन्ग लाइगेंड्स हैं। D6 को पेयर कराएगा ये, इतनी बातें तो पता है ना स्कूल लेवल की। D6 को पेयर कराएगा, स्ट्रॉन्ग लाइगेंड है, और पेयर हो जाएगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या बैठेगा इसका, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन बैठेगा। ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट 0 हो जाएगी इसकी। ये पैरामैग्नेटिक ही नहीं रहेगा, ये तो डायमैग्नेटिक होगा। और FeCl4- के साथ क्या कंपैरिजन इसके मैग्नेटिक मोमेंट का, हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट लेकर बैठा हुआ है D5, और पांचों के पांचों अनपेयर्ड, तो हैज हायर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट। कोई शक ही नहीं है इस बात पे, बिल्कुल सही है। ये गलत है, ये सही है। लास्ट, द कोबाल्ट आयन हैज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। अरे नहीं भाई, ऐसा तो तब होता जब लाइगेंड वीक होती और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बन रहा होता, बट ऐसा नहीं है। यहां पर यहां लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना है, D2sp3 इनर ऑर्बिटल्स यूज हुए हैं हाइब्रिडाइजेशन में, तो ये भी गलत है। सो करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10 इज A and C। A and C आर द करेक्ट चॉइसेस। कैसा सवाल था जी, बिल्कुल ये आसान सवाल था, इसको इजी रेट कर सकते हैं आप, इसको इजी रेट कर सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 11th, क्वेश्चन नंबर 11th, तो देखा जाए विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोला जा रहा है, हाइपोक्लोराइट। अच्छा, तीनों का शेप अच्छे से पता होना चाहिए, फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहली बात, हाइपोक्लोराइट इज OCl-, क्लोरेट इज ClO3-, परक्लोरेट इज ClO4-। ठीक है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। द हाइपोक्लोराइट आयन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। यस, इट्स ट्रू, बिकॉज देखो यार, आपको पता है कि जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है बेस उतना ही कमजोर होता है, एंड वाइस वर्सा। अगर आपका एसिड पुअर है तो बेस स्ट्रॉन्ग होता है, बेसिक फंडामेंटल है, उसी का कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहा हूं मैं। और आपको पता होना चाहिए कि HClO4 स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड्स में से एक है, तो उसका जो एनायन होगा ये काफी पुअर बेस होगा, ये काफी पुअर बेस होगा। और आपको ये इसके स्ट्रक्चर से भी देखकर समझ आएगा। स्ट्रक्चर बनाओ तीनों का, OCl- का स्ट्रक्चर ClO-। अब यहां पर 3 लोन पेयर भी बैठे हुए हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर बना दे रहा हूं मैं साथ, यहीं पे साथ में। ClO3- एक लोन पेयर बैठा हुआ है, डबल बॉन्डो और एक O-। एंड ClO4-, इसमें तो क्लोरीन के पास कोई लोन पेयर ही नहीं है, आप देख सकते हैं। एंड इट इज लाइक दिस। माइनस चार्ज कितने प्यार से रेजोनेंस कर पा रहा है, यहां पर देखिए माइनस चार्ज कितने प्यार से रेजोनेंस कर रहा है। जहां भी नेगेटिव चार्ज प्यारा रेजोनेंस करता है वो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होता है।
स्टेबल होने का मतलब लेस बेसिक होता है, और ये OCl माइनस हाइपोक्लोराइट ये एक तगड़ा बेस होगा, क्योंकि इसका एसिड भी देखो HOCl तो काफी कमजोर कैटेगरी में आता है, और ये माइनस भी फंस गया है बेचारा, ये भी बहुत अच्छा कोई रेजोनेंस नहीं कर पा रहा, अदर देन क्लोरीन के वेकेंट डी ऑर्बिटल्स के साथ एक बैक बॉन्डिंग कर रहा है, वो बात ठीक है, बट वो भी उतनी इफेक्टिव होगी नहीं, क्योंकि इतने सारे लोन पेयर्स आपके क्लोरीन पे बैठे हुए हैं ऑलरेडी। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैंने 5-6 पॉइंट्स इसके सपोर्ट में आपको बता दिए, जो पसंद आए आप ले लो, सब सही है। Hypochlorite is the strongest base, yes, it's true. The molecular shape of only chlorate ion is influenced by the lone pairs present on chlorine. सही बात है, इसमें तो लोन पेयर है ही नहीं, इसमें लोन पेयर है भी तो इसके शेप में क्या ही प्रभाव डालेंगे, ये तो सिंगल बॉन्ड वाला एक शेप है, तो ये तो कुछ भी हो जाए लीनियर ही रहना है, यहाँ 3 लोन पेयर हो या 1 हो या 10 हो या 20 हो, कितने भी लोन पेयर हो, रहना तो लीनियर ही है इसको। अरे एक ही बॉन्ड है ना, AB बॉन्ड है, उसमें क्या लोन पेयर, क्या मतलब। लेकिन यहां पर लोन पेयर आ जाने से ये टेट्राहेड्रल से पिरामिडल हो गया, बॉन्ड एंगल भी थोड़ी चेंज हो गई और टेट्राहेड्रल से पिरामिडल हो गया, तो ये पूछ रहा है कि सिर्फ क्लोरेट का ही जो शेप है वो इन्फ्लुएंस हुआ है। जी हाँ, सत्य है, इन्फ्लुएंस हुआ है क्लोरेट का शेप। देन ये बातें समझ आ गई, अब मैं इसको हटाता हूं, अगला ऑप्शन क्या दिख रहा है, hypochlorite and chlorate ions disproportionate to give rise to identical set of ions। ये इनऑर्गेनिक रिएक्शंस आ गए, मैं बस रिएक्शन लिखूंगा, इसमें कुछ समझाने का तो है नहीं, रिएक्शन अगर आपने पढ़ा है तो बन जाएगा। तो हाइपोक्लोराइट इज OCl माइनस, कैसे डिस्प्रपोर्शनेट होता है, पढ़े हो ना, क्लोरेट में जाता है और क्लोराइड में जाता है। ऑन द अदर हैंड जब ये क्लोरेट डिस्प्रपोर्शनेट होता है तो पर क्लोरेट में जाता है और क्लोराइड में जाता है। ऑब्वियसली अगर ये क्लोरेट दे रहा है तो क्लोरेट डिस्प्रपोर्शनेट होके क्लोरेट तो नहीं देगा ना, तो सिमिलर सेट ऑफ आयंस तो नहीं मिलेंगे, ये बात गलत है। और ये रिएक्शन है, ये आपने ब्लॉक केमिस्ट्री में अगर पढ़ी है, GIOC में अगर पढ़ी है तो बनेगा, अदरवाइज दिमाग से प्रेडिक्ट कर पाना वो एक तुक्का मारने के बराबर ही है, तुक्का मारने जैसा ही है वो, ठीक है। ओके, देन लास्ट ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। हाइपोक्लोराइट आयन ऑक्सीडाइजेस सल्फाइट आयन, ऑब्वियसली यार OCl माइनस, याद करो फिरंगी औरत वाला जो ट्रिक था उसमें बीच आया था, बीच, तो बीच में ब्लीचिंग पाउडर, और ब्लीचिंग पाउडर में जो एनायन है, ऑक्जी एनायन जो ऑक्सीडाइज करता था वो हाइपोक्लोराइट ही था, OCl माइनस वही ऑक्सीडाइज करता था, ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत तगड़ी होती है इसकी, और ये सल्फाइट आयन को ऑक्सीडाइज कर देता है, किसमें, सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, ध्यान रखिएगा, सल्फेट में ऑक्सीडाइज कर देता है, खुद क्लोराइड में रिड्यूस होता है, कुछ यूं रिएक्शन है। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, सो करेक्ट आंसर इज ABD, करेक्ट आंसर इज ABD। कैसा रेट करेंगे इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इजी के फॉर्म में आ जाए, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत मुश्किल नहीं है, ये रिएक्शन मुश्किल नहीं है, इनऑर्गेनिक रिएक्शन है, ठीक है, इजी से मॉडरेट मान सकते हो इस क्वेश्चन को आप, इजी से मॉडरेट। देन आते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये मुझे इस सेक्शन का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस लगा, और इसके मैं आपको ये बता सकता हूं कि इसके जो आपको रिटन सॉल्यूशंस मिलेंगे और इधर उधर जो भी यूट्यूब पे भी जो सॉल्यूशंस अवेलेबल है ना, वो बहुत अच्छे से, बहुत सारे टीचर्स तो खुद ही नहीं समझ पाए कि यहाँ पर ये क्या चीज की बात कर रहा है, ये किस चीज की बात कर रहा है, ये खुद ही नहीं समझ पाए। लेकिन क्वेश्चन पढ़ के और थोड़ा लैटिस देखकर ये बात समझ आ रही है, अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये किस चीज की बात कर रहा है, थोड़े ऑप्शन से भी बात समझ में आ रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेम किया है, लेकिन वो लैटिस पकड़ना पड़ेगा आपको कि कौन से लैटिस की बात हो रही है। चलो बताता हूं, देखो अब इन्होंने ना क्या किया है, एज में दे दिया है आपको, ऐसे एज में दे दिया है मॉलिक्यूल्स, और बोला है कि ये X है, ये एनायन है, ये बड़े साइज के हैं, और ये कैटायंस हैं, ये ऐसा फेस सेंटर में दिख रहा है अभी आपको, तो अभी आपको फेस सेंटर में दिख रहा है ना।
और वो दो फेस में दिख रहा है। आपको अधूरा सा लैटिस लगता होगा देख करके, अरे यार अधूरा सा है, बट अधूरा नहीं है। अगर आप थोड़ा ढंग से देखोगे ना तो आपको समझ आएगा ये पढ़ा हुआ लैटिस ही है, ये पढ़ा हुआ लैटिस है, कुछ नया नहीं है। देखो एक काम करना होगा, इसको थोड़ा सा आप इधर एक्सटेंड करो, तो थोड़ा ऐसे एक्सटेंड करो, एक और बाजू में यूनिट सेल बनाओ, एक और बाजू में यूनिट सेल बनाओ, और फिर ऑब्जर्व करो। और अब यहां पर मैं रखता हूं ये एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, एज सेंटर, और फिर फेस सेंटर्स में है, अलग कलर से शो कर देता हूं। ये वाले, ये यहां फेस सेंटर, और खैर ये वाला जो है ये दोनों फेसेस में शेयर्ड है, एंड समथिंग लाइक दिस। ये कुछ समझ आया अभी? अब एक काम करो, जितने भी लाइंस हैं, जितने भी क्यूब के एजेस हैं, सबको मिटा दो, सिर्फ पार्टिकल्स को देखो, सिर्फ पार्टिकल्स को देखो, और जो यूनिट सेल मैं बना रहा हूं उस यूनिट सेल को देखो। जो यूनिट सेल मैं बना रहा हूं अब इसके ऊपर, आप उसको देखो गौर से, बिल्कुल देखना, मजा आएगा। और शायद ही इस तरह का सॉल्यूशन आपको मिलेगा इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। मैंने अब हर जगह के सॉल्यूशन तो नहीं देखे, बट मुझे ये देखकर समझ में आ रहा है कि हाँ यार, इसका जो ये अप्रोच है ना, ये अगर आप थोड़ा कीनली ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा। अदरवाइज ना, ये एक बार में मुझे भी, जब मैंने पहली बार ये क्वेश्चन पढ़ा तो मुझे थोड़ा अधूरा सा लगा था, बट थोड़ा ऑब्जर्व किया तो समझ आया कि हाँ यार, ये शायद इस तरह से कुछ पूछना चाह रहे हैं। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, इसको अब आप देखो। मैंने बोला जितने भी क्यूब्स आपको दिख रहे हैं सबको हटा दो, आप सिर्फ इस क्यूब को देखो। क्या ये क्यूब आपको कुछ जानकारी दे रहा है? क्या ये क्यूब अब आपको कुछ जानकारी दे रहा है? जी हाँ, बिल्कुल दे रहा है। ये एक नॉर्मल क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और बीच में इन्होंने बोला भी है कि कैटायन छोटा है, मान लीजिए। अब वो कितना छोटा ये तो नहीं बताया, बट बात समझ में आ रही है ऑप्शंस के साथ। तो देखिए इसमें ऐसा समझिए कि एक नॉर्मल, समझ आया, CSCl टाइप स्ट्रक्चर कुछ समझ आया? यस, जैसा CSCl टाइप स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ वैसा दिख रहा है ये। ऑल्दो एक बात यहां पर है कि ये प्रॉपरली फिट हुआ होगा बीच के, जो क्यूबिकल वॉइड बनता है, याद है जब आपके पास, मैं अभी CSCl की बात नहीं कर रहा, लेकिन आप देखो थोड़ा CSCl टाइप दिख रहा है ये, जैसे उसमें बोलते हैं ना आप, BCC अरेंजमेंट होता है। किसका BCC अरेंजमेंट होता है? CS प्लस क्लोराइड आयंस, क्लोराइड आयन CCP बनाता है, सॉरी क्लोराइड आयंस नॉर्मल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाएगा, और उसको बीच में CS प्लस आपको दिखाई पड़ता है, बीच में CS प्लस आपको दिखाई पड़ता है। आप ऐसे भी देख सकते हो उसको, वैसा ही कुछ यहां पर देखो, तब समझ आएगा। इस लैटिस को देखो, और अब देखो ध्यान से। तो यहां पर मैं ये कह सकता हूं क्या कि ये जो X है ये क्या बना रहा है? सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहा है। ओवरऑल एक BCC अरेंजमेंट है बोल सकते हो। और ये जो M है ये क्यूबिकल वॉइड्स में फंसा पड़ा है, और एकदम ऐसा मानना पड़ेगा कि परफेक्टली फंस गया होगा, परफेक्टली फंस गया होगा, ऐसा मानना पड़ेगा। वो छोटे साइज का है ऐसा बोल दिया है उसने। और अब आप इस यूनिट सेल को देखिए, और अब इन ऑप्शंस को देखिए। द इंपीरिकल फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड इज MX, सही है क्या? आप इसी यूनिट सेल को देखो, कंप्लीट है ये, इनकम्प्लीट नहीं है। देखकर लग रहा था इनकम्प्लीट है, इसको अगर आप देखोगे तो बिल्कुल कॉर्नर्स वाले हैं आपके X, तो X कॉर्नर वाले हो गए 1/8 × 8, तो 1 का कंट्रीब्यूशन, और M जो है वो बॉडी के बीच में है, तो 1 का कंट्रीब्यूशन, तो MX बनेगा। बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात, द कैटायन M एंड एनायन X हैव डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्रीज। गलत है बात ये, क्योंकि जब आप इस तरह का BCC स्ट्रक्चर देखते हैं, जब आप इस तरह का BCC स्ट्रक्चर देखते हैं, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि X को भी 8, ये जो बीच में है आपका क्या है बीच में, M को 8 X छू रहे हैं, तो साथ में X को भी 8 M छू रहे होंगे, क्योंकि समझो ना, नॉर्मल CSCl जैसा स्ट्रक्चर बनाते हो आप। ये वाला जो आपका स्फीयर है, क्या ये 8 यूनिट सेल्स में है? समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? ये 8 यूनिट सेल्स में शेयर्ड है, ये तो पता ही है आपको। ये 8 यूनिट सेल्स में है, और उन 8 यूनिट सेल के बीच में, 8 के बीच में
एक m छुपा हुआ है, तो ये कितने क्यूबिकल वॉइड्स बनाने में अपनी कंट्रीब्यूशन दे रहा है? 8 के 8 क्यूबिकल वॉइड्स बनाने में कंट्रीब्यूशन दे रहा है। और आप ये भी पढ़े हो यार, ये भी पढ़े हो कि CsCl स्ट्रक्चर हो गया और NaCl स्ट्रक्चर हो गया, इनमें अगर आप कैटायन एनायन को इंटरचेंज भी कर दो तो लैटिस वैसा ही रहता है। मतलब जब आप NaCl स्ट्रक्चर में जब आप बोलते हो कि क्लोराइड फॉर्म CCP एंड Na+ ऑक्यूपाइज ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यही बोलते हो ना। लेकिन 2018 का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, उसमें देखा था आपने, लैटिस पलट के दे दिया था। Na+ was forming CCP and chloride was occupying octahedral void, and this is correct for NaCl structure. At the same time it is also correct for CsCl structure, तो CsCl के लिए भी सही होता है ये। तो भाई डिफरेंट कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, अरे गलत बात है, ऐसा थोड़ी ना। देन कम्स द रेशियो ऑफ mx bond length to the cubic unit cell edge length is 0.866। अच्छा ऑप्शन है, देखा जाए इसको। चलिए इसको करते हैं, ये तो मैं अब इरेज कर रहा हूं, ये तो आप समझ गए। अब आप देखो यहां पर आपको mx का बॉन्ड लेंथ चाहिए, क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ mx बॉन्ड लेंथ टू द क्यूबिक यूनिट सेल एज लेंथ। तो क्या आपको ये समझ आ रहा है कि ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, ऑब्जर्व करिएगा, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं यहां पर, ये सामने से लेकर ये पीछे तक, ये जो मैं लाइन बना रहा हूं, क्या आपको क्लियर कट समझ आ रहा है कि ये बॉडी डायगोनल है और बॉडी डायगोनल होता है √3a। ये बॉडी डायगोनल है, ठीक है, दिस इज बॉडी डायगोनल। और इस बॉडी डायगोनल में दिस इज बॉडी डायगोनल √3a। अब इसमें mx का बॉन्ड लेंथ कितना है? तो ये m का सेंटर और x का सेंटर, ये वाली डिस्टेंस, यही है ना mx की बॉन्ड लेंथ। बोल सकता हूं मैं, दिस व्हाइट लाइन इज योर mx का बॉन्ड लेंथ। तो ये एक्चुअली बॉडी डायगोनल का आधा है। अरे ये सब टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, वो 3D शेप थोड़े ना बना के देगा आपको, समझिए। तो ये this/2, दिस इज योर mx का बॉन्ड लेंथ। रेशियो बताना है टू द क्यूबिक यूनिट सेल लेंथ, क्यूबिक यूनिट सेल लेंथ इज √a, सॉरी सिंपली a। तो भाई ये हो गया mx बॉन्ड लेंथ और ये हो गया a, कैंसिल करो, इट इज √3/2, √3 इज 1.732/2 which is 0.866। yes it's true। देख रहे हो कितना सुंदर सवाल है ये। मैं तो इसको मस्त मॉडरेट से टफ के बीच में रेट करूंगा। अच्छा क्वेश्चन है, तुक्का मार के कोई बच्चों का हो गया हो बात अलग है, बट इसको इस तरह से अगर आप एग्जाम के बीच में ऑब्जर्व कर लियो देन यू आर अ जीनियस। देन आइए, द रेशियो ऑफ आयनिक रेडाई ऑफ कैटायन टू एनायन इज 0.414। गलत, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ भी हो जाए, जब अगर मैं ये मान लूं कि परफेक्टली फिट हुआ है और ये लोग भी टच कर रहे हैं अपने आप को, एक नॉन आइडियल सिनारियो है वो, एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, बट इस शेप में अगर मैं ऐसा मानूं, क्या आपको रेडियस रेशियो रूल्स याद हैं? और आपको याद होगा कि जब CsCl स्ट्रक्चर्स के लिए बात हम करते थे, तो जो रेडियस रेशियो रूल्स हैं वो 0.732 के आसपास होते थे। रेडियस ऑफ m+ अपॉन रेडियस ऑफ x-, ये अप्रोक्सीमेटली 0.732 के आसपास होते थे। ये नहीं था, ये तो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल के आसपास, यहाँ पर जब वो टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स ऑक्यूपाई करते हैं ना, उसके आसपास की वैल्यू है ये। लेकिन जब वो क्यूबिकल वॉइड्स ऑक्यूपाई करने लगते हैं तब वैल्यू इससे थोड़ी बढ़ जाती है, इससे बड़ी हो जाती है, उसके आसपास होती है। ये समझ लो इतनी तो नहीं होती, इतनी तो नहीं होती। अगर पूछा जाए कितनी होती है तो 0.732 बोल दूंगा मैं, आइडियल सिनारियो में उतनी होती है। तो ये होती है क्या? ना, ये गलत बात है। सो करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन इज A एंड C। बस ये लैटिस अगर दिख जाता तो क्वेश्चन उसके बाद हो जाता आराम से। ओके, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर पेपर 1 of JEE 2020 section 2. So in the next video we will be discussing section 3 of the same paper. वो न्यूमेरिक टाइप है, उसमें भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे। आप देख पा रहे होंगे कि 2020 का पेपर अच्छा डिज़ाइन हुआ था। पहला सेक्शन में भी 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, मतलब ऐसा पेपर था ना, इस पेपर को मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अभी जो सेक्शन 1 अभी तक समझ में आ रहा है
कि इस पेपर में मतलब रट्टुओं को एलिमिनेट कराया गया है। अरे यार तुम रट्टू हो, तुम हटो। और 2019 के पहले पेपर में रट्टुओं की चांदी थी कि अरे तुम अगर रट्टू भी हो तो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको 4 नंबर 4 नंबर 4 नंबर मिल रहा है। यहाँ रट्टुओं के बस का कुछ भी नहीं है। ये ऐसा डिज़ाइन किया गया पेपर, और बहुत अच्छा पेपर, बहुत अच्छा लग रहा है इसको सॉल्व करके। बट मैं रिव्यूज़ देखता हूँ तो कुछ लोगों के मुंह से मैं ये सुनता हूँ 2020 का केमिस्ट्री अरे तो एनसीईआरटी टाइप था। मैं देखते रहता हूँ कुछ रिव्यूज़, क्या रिव्यू दिए हैं लोगों का, थोड़ा बहुत सुन के मज़ा आता है। तो ये एनसीईआरटी टाइप था पेपर, कहीं से एनसीईआरटी टाइप नहीं था। ऐसे भ्रम में मत रहो, सवालों को देखो, कोई प्योरली एनसीईआरटी टाइप नहीं था। कुछ क्वेश्चंस तो आसान रहेंगे यार, उसमें क्या। जैसे वो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कर्व हमने किया था पहला वाला, अब उसमें लगा होगा अज्ञानियों को क्या कि एनसीईआरटी टाइप है। एनसीईआरटी टाइप नहीं है, आप उसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो समझ आएगा। एनसीईआरटी टाइप नहीं है पेपर, ठीक है, बढ़िया पेपर है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर सेक्शन 3, उसको भी देखते हैं उसमें क्या मज़ा है, उसके बाद बात करते हैं। सो डू लाइक अवर वीडियोस। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको पसंद तो आया होगा, ये बात मेरे को समझ में आती है। बट शेयर करना भी आपका काम है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। ठीक है, तो अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और ऐसे एडवांस कंटेंट, बहुत यूनिक एडवांस कंटेंट मैं बनाकर आपके लिए लाऊंगा यूट्यूब चैनल पे ही, एज वेल एज ऑन अवर ChemIIT ऐप। वहाँ भी एक्सक्लूसिव कोर्सेज जो आपके प्रिपरेशन में आपको काफ़ी मदद करने वाले होंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।